हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टेप हिमाचल। तो काफ़ी समय हो चुका है बजट को रिलीज़ किए हुए हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वहाँ पे हम लोग हिमाचल प्रदेश बजट 2024-25 की जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि इस बार अगर आप लोग बजट के डॉक्यूमेंट को देखोगे तो बजट के डॉक्यूमेंट के एंड में गवर्नमेंट ने जिन 10 अलग अलग थीम्स के ऊपर स्पेसिफिक बजट को बिल्ड किया है, वो अपने आप ही सरकार ने जो है वो जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम लोग हमारे चीफ मिनिस्टर जी की जो स्पीच है उसको भी रीड करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे नई स्कीम्स हैं, नए प्रोग्राम्स हैं जो सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। 7 नई स्कीम जो है वो इस बार बजट के दौरान जो है वो हमारी सरकार के द्वारा अनाउंस की गई। तो उन स्कीम्स के बारे में इन जनरल जो है वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स एंड में दी गई हैं वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। और उसके साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, जैसे कितना रेवेन्यू रिसीट है, कितना एक्सपेंडिचर है, कितनी इनकम है, किस एरिया से किस क्षेत्र से कितना पैसा जो है वो जनरेट हो रहा है। ये भी कहीं ना कहीं जो है वो हम लोगों को उस स्पेसिफिक हाइलाइट्स के अंदर जो वो देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें वो इन्फॉर्मेशन तो है ही जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, उसके साथ साथ जो स्पीच के बीच में जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की गई हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे चीफ मिनिस्टर जी के द्वारा दी गई है, वो भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की गई है। तो ये जो स्पेसिफिक फाइल है, हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप लोग वहाँ पे जाइए, वहाँ पे स्पेसिफिक फाइल को शेयर कर दिया जाएगा। हालांकि एक फ़ाइल जिस दिन बजट आया था उस दिन भी शेयर की गई थी, उसी में ही हम लोगों ने कुछ नए चेंजेस जो है वो इंट्रोड्यूस किए हैं। और ये फ़ाइल जो है वो आप लोगों के लिए होपफुली काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगी। और वैसे भी इन जनरल जब हम लोग बात करते हैं हमारे एग्ज़ाम की, तो जैसे पिछली बार नायब तहसीलदार में देखा गया कि बजट से जो है वो सवाल हमें देखने को मिले, सर्वे जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सर्वे के ऊपर भी आने वाले जो हमारे दिन रहेंगे वहाँ पे हम लोग सर्वे को भी कंप्लीट करेंगे। स्पेसिफिक टाइम पे सर्वे की जो जिस्ट है वो बन रही है, होपफुली एक हफ्ते के अंदर अंदर जो वो बन के तैयार हो जाएगी और आप लोगों के साथ जो है उसको भी हम लोग शेयर कर देंगे। क्योंकि जितने जल्दी आप इसको पढ़ोगे आपको प्री में भी मदद करती है, और उसके साथ साथ जो मेंस पर्सपेक्टिव है उसको भी बिल्ड करने में, या मेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट कंटेंट या फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता रहती है उसमें भी आप लोगों की काफ़ी हेल्प करती है। तो चलिए हम लोग जो है वो हमारे बजट की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, दो तीन चीज़ें मैं एक बार एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप सब लोगों को दे देता हूँ, ताकि बाद में जो वो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। और वो लोग जो बिल्कुल नए हैं, देखिए नॉर्मली इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लोगों के लिए ज़्यादा रहते हैं जो जिन्होंने प्रिपरेशन बेसिक कर ली हुई है, क्योंकि ये आप तभी पढ़ पाओगे जब आप लोगों के पास इकोनॉमिक के बेसिक रहेंगे। लेकिन फिर भी मैं एक बिल्कुल लेमन भाषा में, आसान भाषा में, जब वो आप लोगों के साथ बजट को हम लोगों ने किस तरह से अप्रोच करना है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर लेता हूँ। देखिए, जब भी हम लोग बजट की बात करते हैं जब भी हम लोग बजट की बात करते हैं तो बजट में मेनली जो है वो हम लोगों को दो चीज़ें देखने को मिलती है। दो चीज़ें क्या हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट हम लोगों को ये बताती है कि इस साल का जो एक्सपेक्टेड रिसीट्स हैं, रिसीट्स का मतलब क्या रहता है, एक्सपेक्टेड इनकम जो है वो सरकार की वो कितनी रहेगी, और उसके साथ साथ इस साल सरकार जो है वो कितना खर्चा करना चाहती है, यानी कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो कितना रहेगा। और जब भी गवर्नमेंट की इनकम की हम लोग बात करते हैं तो इनकम भी अलग अलग सोर्सेज से आती है। जैसे टैक्सेस से गवर्नमेंट की इनकम आती है, जो नॉन टैक्सेस रिसोर्सेज रहते हैं वहाँ से सरकार की इनकम आती है, सरकार ने जो लोन दिए होते हैं वहाँ से इनकम आती है, सरकार के जो कहीं पे मान लीजिए कहीं पे उनका शेयर है, वहाँ का जो डिविडेंड है वहाँ से सरकार की इनकम आती है। सिमिलरली जब सरकार खर्चा करती है तो खर्चा भी अलग अलग लेयर्स में होता है। कभी खर्चा जो है वो एसेट क्रिएशन के लिए किया जाता है, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। कभी खर्चा जो है जो उधार है, लोन है, या सरकार के ऊपर डेट है, उसको पूरा करने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से जो है वो कितना पैसा आया और कितना एक्सपेंडिचर जो है वो सरकार के द्वारा सीक किया गया है इस साल। तो बेसिकली बजट जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट रहता है जहाँ पे हम लोगों को जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, और इन जनरल हिमाचल प्रदेश के अंदर जो फाइनेंस पोर्टफोलियो है वो हमारे चीफ मिनिस्टर के पास ही है, तो उनके द्वारा जो वो ये बजट प्रपोज किया जाता है। बजट के जरिए सरकार के जो खर्चे हैं, सरकार ने जो जो खर्चे करने हैं, सरकार ने जिन जिन स्कीम्स को लॉन्च करना है, उन सबको लेजिस्लेचर यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि हमारी जो विधानसभा है उसके सामने पेश किया जाता है। और फिर मांगा जाता है विधानसभा से कि आप लोग जो है वो प्लीज़ हम लोगों को ये पैसा दे दीजिए, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश का सरकारी खजाना है, यानी कि जिसके अंदर ये सारे के सारी रिसीट्स आएंगे, सारे का सारा पैसा आएगा, ये बेसिकली विधानसभा के पास होता है, ये बेसिकली लेजिस्लेचर के पास होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास होता है। तो उसी के जरिए सरकार उसके सामने बजट पेश करती है। इसका ऑब्जेक्टिव, इसका औचित्य यही रहता है। फिर लेजिस्लेचर में इसके ऊपर डिस्कशन होती है और अल्टीमेटली जो है जैसे लेजिस्लेचर अप्रूव कर देती है, मोर देन 50% लोग, जितने लोग आए हैं 50% से ज़्यादा लोग जब उसको हाँ कर देते हैं, और क्योंकि स्पेसिफिक टाइम पे जो करंट गवर्नमेंट है उसकी मेजोरिटी है और एक ही हाउस हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है, और इन जनरल वैसे भी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो जैसे वो हाँ कर देगी तो हम बोल देंगे कि बजट जो है वो ये अप्रूव हो चुका है। तो ये बेसिकली बजट जो है वो प्रपोज डॉक्यूमेंट है। पर
जनरली क्योंकि सरकार की मेजोरिटी है तो ये बजट डॉक्यूमेंट जो वो पास होना ही होना है, तो इसको आप लोग जो फाइनल बजट के रूप में ही मानिए, इसको फाइनल बजट के रूप में ही कंसीडर करिए, हालांकि बजट पास होने में अभी थोड़ा समय लगेगा। तो इस तरह से जो आप लोगों को बजट के अंदर रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। जब हम लोग रिसीट्स की बात करते हैं तो रिसीट्स दो तरह की होती हैं। पहली रिसीट्स जो है उनको कहा जाता है रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, और दूसरी रिसीट्स जो हैं उनको बेसिकली कहा जाता है कैपिटल रिसीट्स। तो जैसे रेवेन्यू रिसीट्स जो है वो मेनली ऐसी रिसीट्स, ऐसी सरकार की इनकम जो बिना लाइबिलिटी को क्रिएट किए जो है वो सरकार जनरेट करती है, उनको हम लोग रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं। और जो कैपिटल रिसीट रहती है वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो वो बेसिकली लाइबिलिटीज क्रिएट की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट जो भी इस साल उधार मांगेगी, इस साल जो डेट रेज करेगी, उधार रेज करेगी, वो बेसिकली जो है वो होगी तो इस साल की इनकम क्लियर आएगा तो वो रिसीट्स में, पर क्योंकि वो फ्यूचर में उसको वापस करना है तो उसको जब हम लोग किस कैटेगरी में डाल देते हैं, कैपिटल रिसीट्स में डाल देते हैं। सिमिलरली जब खर्चा किया जाता है, जब एक्सपेंडिचर किया जाता है, तो वहां पे एक्सपेंडिचर भी दो तरह का होता है। एक एक्सपेंडिचर जो होता है वो होता है दैट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हम लोग कह देते हैं दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बेसिकली क्या होता है कि जब सरकार खर्चा करती है तो उससे ना ही जो सरकार की लाइबिलिटीज हैं वो रिड्यूस होती हैं उस खर्चे से, ना ही कोई नया एसेट क्रिएट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सरकार जो पेंशन दे रही है, तो पेंशन जो है वो खर्चा तो है सरकार का, लेकिन ना उससे कोई जो है वो लाइबिलिटी सरकार का कोई उधार है वो कम हुआ, ना ही सरकार ने कोई एसेट क्रिएट किया। लेकिन जब सरकार के द्वारा कोई एसेट क्रिएट किया जाता है, जब सरकार के द्वारा कुछ इंफ्रा बिल्ड किया जाता है क्लियर, या जब सरकार के द्वारा जब वो किसी जो लोन का उधार है उसको वापस किया जाता है, उसकी रीपेमेंट की जाती है, तो उसमें क्या है, उसमें तो लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, या सरकार जो वो नया एसेट क्रिएट कर रही है जो फ्यूचर में उसको पैसा जनरेट करके देगा, उस एक्सपेंडिचर को क्या कहा जाता है, उसको जो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो बेसिकली सबसे पहले जब हम लोग बजट देखते हैं तो बजट में सरकार यही बताती है कि जो टोटल बजट है इस साल का, यानी कि जो टोटल मेरा खर्चा है वो इतना है, टोटल इनकम इतनी है, उस इनकम में भी विभाजन किया जाता है कि रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है या कैपिटल रिसीट्स कितनी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है। तो इस तरह से जो है वो आप लोगों को बजट में स्टार्टिंग में सारी की सारी जानकारी जो वो देखने को मिलती है, पहली बात। तो पहले तो आप लोगों को ये देखोगे बजट में। दूसरी चीज़, जब आप बजट को रीड करोगे तो बजट में आप लोगों को देखने को मिलेंगी सरकार के द्वारा लॉन्च की हुई अलग अलग स्कीम्स। जैसे मैंने आपको बताया कि 7 स्कीम्स जो इस बार सरकार के द्वारा नई लॉन्च की गई हैं, तो वो कौन कौन सी स्कीम्स हैं उनको भी हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। तीसरा रहता है सरकार जो वो कुछ सेक्टर के डेवलपमेंट्स के लिए स्पेशली पैसा एलोकेट करती है। जैसे कुछ साल पहले हम लोगों को पेपर में ये भी देखने को मिला कि जैसे एससी डेवलपमेंट प्लान है, ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान है, तो वो जो पैसा है जो सिर्फ ट्राइब्स की डेवलपमेंट के लिए सरकार ने सैंक्शन किया है क्लियर, जो अलग अलग स्कीम्स के जरिए ट्राइब्स तक पहुंचेगा, वो कितना उसका जो है वो बजट हमें देखने को मिल रहा है। बैकवर्ड डेवलपमेंट प्लान में कितना पैसा जो वो डाला गया है। तो दूसरी चीज़ जो है वो हम लोग बजट के अंदर ये देखेंगे। तीसरी चीज़, जैसे इस बार का जो बजट है उसको बेसिकली 10 अलग अलग थीम्स के ऊपर जो है वो आधारित है। 10 अलग अलग थीम्स जो है उनके ऊपर बेस्ड है, जिनमें 9 जो है वो मेजर थीम्स है, 9 थीम्स जो वो मेन है क्लियर। इसके अलावा भी कुछ जैसे म्यूनिसिपैलिटी हैं, पंचायत है, उनके लिए कितना पैसा सैंक्शन किया गया। अभी हम लोगों ने देखा कि हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर्स आए थे, वहाँ पे सरकार ने किस तरीके से जो वो लोगों की मदद की, किस तरीके से जो एग्जिस्टिंग सपोर्ट थी उसमें इजाफा किया गया, उसमें इंक्रीज किया गया, उसकी जानकारी जो है वो भी हम लोगों को बजट के अंदर देखने को मिलेगी क्लियर। तो चलिए बजट की जो अब हम लोग शुरुआत करते हैं, तो आसान भाषा में ही देखिए, बड़ी ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में मैं अभी भी नहीं गया, लेकिन बस बेसिक, ताकि आप लोग जो वो बजट को थोड़ा सा समझ सको कि किस तरीके से जो वो बजट का डॉक्यूमेंट जो वो हम लोगों को हमारे यहाँ पे जो है वो प्रपोज होता हुआ देखने को मिलता है क्लियर। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग बजट में। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग चलते हैं बजट के ऊपर। तो देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, तो बजट के डॉक्यूमेंट में सबसे पहले यही जानकारी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जहाँ पे सबसे पहले जो वो हम लोग देख लेंगे, देखिए रेवेन्यू रिसीट कितनी है, 42,153 करोड़ रुपीज़ क्लियर, करोड़ रुपीज़ होगा, ठीक है जी। कैपिटल रिसीट्स कितनी है, कैपिटल पैसा कितना आ रहा है, लाइबिलिटी से कितना पैसा आ रहा है, डेट से कितना पैसा आ रहा है, 14,286 करोड़। तो टोटल रिसीट्स कितनी होगी, मतलब टोटल इनकम जो है वो कितनी होगी, एस्टिमेशन है क्योंकि बजट अभी ईयर क्लोज नहीं हुआ है, तो एस्टिमेशन है कि इस बार जो वो 56,439.74 करोड़ रुपए की पैसा जो है वो सरकार के पास आएगा। अब बात करते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर की। तो सबसे पहले जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जैसे मैंने बताया, एक ऐसा एक्सपेंडिचर, एक ऐसा खर्चा, ना वो एसेट बना रहा है ना ही वो लाइबिलिटीज को रिड्यूस कर रहा है, दैट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो 46,666 करोड़ रुपीस है। दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन जनरल, यहाँ पे थोड़ा सा फर्दर डिवीजन है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आप लोगों को 6,269.68 करोड़ देखने को मिलेगा। इसमें अगर हम लोग लोन्स में और ज़्यादा इजाफा करें क्लियर,
और ज़्यादा लोन में जो वो इजाफा करे और सरकार की जो रीपेमेंट्स है उनकी बात करें, जो लोन जो है उन लोगों ने पैसा और देना है, तो अगर हम लोग लोन्स और पब्लिक डेट की बात करेंगे तो बेसिकली जो लोन्स है, खर्चा मतलब सरकार के द्वारा लोन कितना दिया जाएगा, वो है 28.19 करोड़ रुपीस। क्लियर। और उसके साथ साथ जो पैसा आप वापिस कर रहे हैं, क्लियर, जो मतलब जो आपने लोन लिया है उसको जब रिटर्न किया जा रहा है तो वो है 5478.11 करोड़ रुपीस। क्लियर। तो जो डेट वाला पोर्शन है उसको अलग किया गया है। डन। तो देखिए पहला हिस्सा है कि सरकार ने कितना डेट दिया, तो वो 28.19 करोड़ रुपीस है। दूसरा जो वो सरकार ने, ये भी खर्चा ही है, सरकार पैसा दे रही है इस साल, क्लियर, उधार दे रही है। दूसरी बात है कि सरकार ने जो उधार लिया था उसको भी वापस करना है। वो जो टोटल डेट इन्होंने रिटर्न किया वो है फाइव 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 जो रिटर्न करने का प्रपोजल है वो है 5,489 रुपये 79 करोड़ रुपीस। क्लियर। चलिए, तो टोटल एक्सपेंडिचर देखिए कितना हो गया, 58,443.61 करोड़ रुपीस। क्लियर। 61 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे जो अब आप लोग इन दो इन्फॉर्मेशन को जो वो थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं, और हमेशा जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है, जो हमारा रेवेन्यू या रिसीट्स होती हैं उनसे हमेशा ही ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे, नए एसेट्स क्रिएट होंगे, फ्यूचर के लिए जो रेवेन्यू जनरेट करने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। क्लियर। अब ये रही पहली बात। दूसरी हिस्से की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे अब हम लोगों को जो डेफिशिट है उसके ऊपर जो है वो काम करना होता है। क्लियर। तो जब हम लोग डेफिशिट की बात करते हैं तो वहाँ पे जो मेन जो काम है वो बेसिकली है आपका फिस्कल डेफिशिट। तो फिस्कल डेफिशिट जो है आपका 10,783.87 करोड़ के आसपास जो है वो होने की संभावना है, होने की पॉसिबिलिटी है। वैसे जैसे अगर आप लोग बात करेंगे यहाँ पे रेवेन्यू डिसीट है, रेवेन्यू डेफिशिट में क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट में जितना टोटल रेवेन्यू रिसीट्स हैं, क्लियर, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें से जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं उनको माइनस कर दिया जाता है और उसके बाद जो भी रहता है। लेकिन फिस्कल डेफिसिट जो इन जनरल ज़्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन होती है कि हमारा जो राजकीय घाटा है वो कितना हो सकता है, कितनी कमी है हमारे यहाँ पे, तो वो बेसिकली जो वो 10,783.87 करोड़ की है। क्लियर। तो ये पहला हिस्सा जो बजट जब प्रपोज हुआ तो इसमें जो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोग उसको इस तरह से देख सकते हो। अब थोड़ा सा जो है वो और ज़्यादा डिटेल में हम लोग चीज़ों को लेके चलते हैं। अब एक बार ग्राफ देख लेते हैं कि जो पैसा आया, कि सरकार बोल रही जी ठीक है मेरा टोटल जो रिसीट्स है वो 56,000 करोड़ के आसपास है। क्लियर। तो कहाँ से जो वो कितना कितना पैसा जो वो आता हुआ देखने को मिल रहा है, कहाँ से जो वो कितना पैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है, तो देखिए ये सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि बेसिकली रिसीट्स जो हैं वो कहाँ से सबसे ज़्यादा आ रही हैं। क्लियर। सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो सरकार को किस सेक्टर से आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा पैसा जो सरकार को आ रहा है वो देखिए, सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो फर्स्ट नंबर पे जो है वो अगर हम लोग रखेंगे, ऐसे ध्यान रखते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा जो वो स्टेट टैक्सेस से आ रहा है। तो सरकार की जितनी भी इनकम है, तो यह 100 में से है कि मान लीजिए अगर सरकार जो है वो 100 रुपये की इनकम शो कर रही है तो उसमें से 26.78 रुपीज़ जो है वो कहाँ से आ रहा है, स्टेट टैक्सेस से आ रहा है। क्लियर। दूसरे नंबर पे जो है वो बेसिकली क्या है, आप लोगों का ग्रांट इन एड है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। तीसरा जो है वो पब्लिक डेट है, यानी कि तीसरा जो इनकम का स्रोत है, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि 22.88 रुपीज़ यानी कि 22.88% जो टोटल पैसा, टोटल सरकार की इनकम है वो कहाँ से आ रही है, वो उधार से आ रही है। अब देखिए हर चीज़ जो है वो उसको याद करना बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो मेनली एटलीस्ट जो है वो आप टू टॉप जो 3 हैं जहाँ से सरकार का पैसा जनरेट हो रहा है उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं खर्चा कहाँ पे हो रहा है, एक्सपेंडिचर कहाँ पे हो रहा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा खर्चा जो वो जनरल सर्विसेज के ऊपर हो रहा है। जैसे जनरल सर्विसेज अगर आसान भाषा में समझाई जाए तो जनरल सर्विसेज का मतलब होता है जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, पुलिस के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है। क्लियर। दूसरे नंबर पे सोशल सर्विसेज के ऊपर खर्चा हो रहा है। सोशल सर्विसेज का मतलब है एजुकेशन सेक्टर के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, हेल्थ सेक्टर के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। क्लियर। तीसरा आ जाएगा इकोनॉमिक सर्विसेज के ऊपर, तीसरे नंबर पे खर्चा 12.12, मतलब आप ऐसा मानिए कि 100 रुपये अगर खर्चा किया जा रहा है तो उसमें से 34 यानी कि 34% जो है वो जनरल सर्विसेज को जा रहा है, 31% 31.49% जो वो किसको जा रहा है, सोशल सर्विसेज को जा रहा है, और बाकी 12.12% जो वो किसको जा रहा है, इकोनॉमिक सर्विसेज को जा रहा है। तो एटलीस्ट टॉप 3 जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जैसे हम इकोनॉमिक सर्विसेज की बात करेंगे तो ओवरऑल बजट में जैसे इकोनॉमिक सर्विसेज में आ जाएगा एग्रीकल्चर को कितना जा रहा है, इंडस्ट्रीज को कितना जा रहा है। क्लियर। तो इस तरह से जो है वो हम लोग टॉप 3 जहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, टॉप 3 जहाँ पे हम लोगों को जो है वो एक्सपेंडिचर देखने को मिल रहा है। बाकी आप लोग देख लीजिए, लोन्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज। क्लियर। सब्सिडीज को भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, 2.03 रुपीज़ जो है वो सब्सिडीज में सरकार के द्वारा इस साल जो है वो हम लोगों को खर्चे के रूप में जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर। तो ये सबसे पहले बात होगी हमारी किसकी, ये सबसे पहले हमारी बात होगी एक्सपेंडिचर की। क्लियर। या रेवेन्यू की और उसके साथ साथ एक्सपेंडिचर की। अब हम लोग बात करते हैं टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो किस किस सेक्शन में है, किस किस सेक्टर में है। अभी तो हम लोगों ने जनरली देखा कि जनरल सर्विसेज में जा रहा है। अब जनरल सर्विसेज में मैंने बताया आपको कि एडमिनिस्ट्रेशन एक सेक्शन है,
सोशल सर्विसेज में दूसरे नंबर पे पैसा जा रहा है, इकोनॉमिक सर्विसेज में तीसरे नंबर पे जा रहा है। तो उन सर्विसेज में भी सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे जा रहा है, क्लियर? तो सबसे ज्यादा अगर आप लोग खर्चे की बात करोगे तो सबसे ज्यादा जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, सबसे ज्यादा जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है वो देखिए कौन से सेक्टर के लिए किया जा रहा है। सबसे ज्यादा खर्चा जो है एजुकेशन के ऊपर हो रहा है। मतलब अगर 100 रुपया खर्चा किया जा रहा है तो उसमें से 17 रुपया जो है वो कहाँ जा रहा है, 17 रुपया जो है वो जो है वो आपका एजुकेशन के ऊपर जा रहा है। और 17 रुपया जो है वो आपको कहाँ पे जाता हुआ देखने को मिलेगा, पेंशन के ऊपर, जो जनरल सर्विसेज का हिस्सा आ जाएगा, क्लियर? तो दो जो है वो टॉप टू जो है उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तीसरे नंबर पे जो खर्चा हो रहा है वो इंटरेस्ट पेमेंट्स के ऊपर हो रहा है, क्लियर? चौथे नंबर पे जो खर्चा आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो रोड्स एंड ब्रिजेस जो हैं उनके ऊपर जो वो सरकार के द्वारा खर्चा किया जा रहा है। बाकी खर्चा जो है वो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। हेल्थ के ऊपर 6 रुपया खर्चा हो रहा है, 100 में से 6% पैसा जा रहा है। रूरल डेवलपमेंट के ऊपर जो वो 4 रुपया खर्चा हो रहा है, क्लियर? कृषि बागवानी यानी कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर जो वो 3 रुपया यानी कि 3% खर्चा जो है वो एक्सपेंडिचर जो है अलग अलग सेक्टर्स में अगर हम लोग इसको परिभाषित करें तो हम लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए पेंशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो आप लोगों को इन जनरल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्लियर? तो ये आ जाएगा कि अगर हम लोग सेक्टर वाइज खर्चे की बात करेंगे तो सेक्टर वाइज खर्चा जो है वो किस तरह से आप लोगों को हमारे प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। अब एक बार फिर से जो शुरुआती दौर में हम लोगों ने अपना टॉपिक शुरू किया था कि जो अलग अलग हमारी रिसीट्स हैं वो किस तरह से जो हम लोगों को हमारे प्रदेश के अंदर देखने को मिलती हैं। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग सालों का कंपैरिजन है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे 2024-25 की। तो 2024-25 जो है इसमें हमारा बजटरी एस्टिमेट है, क्लियर? 2023-24 क्योंकि खत्म हो चुका है तो आर यहाँ पे लिखा हुआ है, रिवाइज्ड बजटरी एस्टिमेट है, क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे फिर से देखते हैं रेवेन्यू रिसीट्स जो है वो टोटल कितनी है 2024-25 में। तो देखिए पुराना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, फिर से एक बार देख लेते हैं। 42,153 करोड़ रुपीज़ आ गई, क्लियर? उसके साथ साथ जो वो कैपिटल जो रिसीट्स हैं वो कितनी आ जाएगी, 14,286 करोड़ रुपीज़ आ जाएगी। अगर हम लोग कैपिटल रिसीट्स की बात करेंगे तो कैपिटल रिसीट्स में देखिए सबसे पहले जो वो आपका बजट आ जाएगा 12,909 करोड़ रुपया जो है वो ऋण लिया गया है, यानी कि जो इनकम है वो लोन के रूप में जनरेट की गई है। लोन की जो रिकवरीज है, जो पैसा वापस आया है, जो वो भी सरकार की इनकम रहेगा, वो 27.55 करोड़ रुपीज़ है, क्लियर? इसके साथ साथ जो है वो, सॉरी ये तीसरे नंबर पे रहेगा। इसके साथ साथ जो वो डिपॉजिट, एडवांस, रेमिटेंसेज एंड प्रोविडेंट फंड के अंदर पैसा है ये बेसिकली दूसरे नंबर पे रहेगा। ये 1,350 करोड़ रुपए के आसपास है, क्लियर? आसपास क्या है, 1,350 करोड़ रुपए है। तो इस तरह से जो है वो टोटल रिसीट्स हमारी कितनी बन जाती है, इस तरह से जो है वो टोटल रिसीट्स जो हैं वो हमारी बन जाती है 56,439 करोड़ रुपीज़, क्लियर? और अगर हम देखें कि शुरुआती दौर में, क्योंकि जब भी बजट आता है तो नॉर्मली पैसा सरकार का खजाना खाली होता है, जो सरकार कहती है जी हमारा खजाना खाली है, वो इसलिए खाली है क्योंकि यहाँ पे इनका पैसा जो है वो -11247 है। तो बेसिकली अगर इस नुकसान यानी कि जहाँ से ओपनिंग हुई थी और जितना पैसा टोटल मांगा गया है उसको माइनस करेंगे तो इफेक्टिवली जो अब आपको टोटल रिसीट्स कितनी देखने को मिलेगी, 55,192.67 करोड़ रुपीज़, क्लियर? तो ये जो है वो आप लोग एक पहली जानकारी के रूप में जो आपको यहाँ से आइडिया होना चाहिए। बाकी किस पे कितना कितना परसेंट है वो तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो है वो डिस्कस किया, लेकिन एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। तो देखिए ये ग्राफ है, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना क्योंकि इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पढ़ने लायक तो नहीं है, क्लियर? इसमें जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पढ़ने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से आप लोग इसको देखिए, ये देखिए ये परसेंटेज आप सब लोग ध्यान रखेंगे। जो टोटल जितनी रिसीट्स हैं उनमें रेवेन्यू रिसीट का कितना परसेंटेज है, 74.69% है, क्लियर? इसके साथ साथ जो है वो अगर आप लोग बात करोगे कि जो टोटल रिसीट्स हैं, जो कैपिटल रिसीट्स भी हमारी बच जाएंगी, उनमें पब्लिक डेट जो वो 22.87% है। तो परसेंटेज जो वो थोड़ा सा यहाँ पे फोकस रखिए। बाकी जो है वो कितना 0.05% लोन रिकवरी से आ रहा है, और डिपॉजिट्स हैं, रेमिटेंसीज हैं, प्रोविडेंट फंड के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है वो 2.39% है, क्लियर? तो दूसरा हिस्सा जो है जिसके बारे में हम लोगों को आइडिया होना चाहिए, होपफुली यहाँ से चीज़ें जो वो आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोगों ने रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में बात की, अब हम लोग जो है वो एक बार देख लेते हैं कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है हमारा, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगेन फिर से इन्फॉर्मेशन जो वो हमारी रिपीट हो रही है, लेकिन आप जब बार बार पढ़ोगे तभी आपको जो है वो चीज़ें याद रहेंगी। तो देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टोटल कितना आ जाएगा 2024-25 का, 46,666.63 करोड़ रुपीज़। कैपिटल एक्सपेंडिचर 6,269.68, लोन्स अलग है 28.19, पब्लिक डेट रीपेमेंट्स, ठीक है, जो पैसा वापस किया जा रहा है
जो सरकार का जो उधार है उसको जो रिटर्न किया जा रहा है 5479 करोड़ रुपीस, क्लियर। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो वो कितना हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर जो वो आपका 58443 करोड़ रुपीस हो गया, क्लियर। और इसमें से जो क्लोजिंग बैलेंस था, यानी कि जो जितना और आपने एक्स्ट्रा खर्चा किया था उसको माइनस कर दें, ठीक है, तो 3250 करोड़ रुपया था। तो इफेक्टिव जो है वो कितना बच जाएगा, 55,192 करोड़ रुपीस, क्लियर। लेकिन आप लोग जो वो यही वाला डाटा जो वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाने की जो संभावना है वो थोड़ी ज़्यादा आ जाती है, क्लियर। बाकी अगर हम इसी एक्सपेंडिचर को थोड़ा सा परसेंटेज में देखेंगे, तो परसेंटेज के लिए जो वो ये आपको पाई चार्ट देखने को मिलेगा। तो इस पाई चार्ट से जो वो आप एक बार इन्फॉर्मेशन को रीड कर लीजिए। तो देखिए टोटल जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 79.85% है। तो जितना ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, इसका मतलब है ना लाइबिलिटीज़ कम हो रही हैं, ना ही जो है वो एसेट क्रिएशन हो रही है। तो ये बड़ा अच्छा नहीं माना जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटर माना जाता है, वहाँ पे कैपिटल रेवेन्यू रिसीट बेटर मानी जाती है, क्योंकि उसको कोई लाइबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो वो ज़्यादा बेटर नहीं माना जाता। तो 79.85% जो वो आपका रेवेन्यू रिसीट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, टोटल खर्चे का परसेंटेज की अगर हम लोग बात करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रा वगैरह के ऊपर 10.73% है, जो लोन्स दिए गए हैं उनके ऊपर 0.05% है, और जो पब्लिक डेट वापस किया जा रहा है उसके ऊपर जो वो 9.37% है। तो ये छोटी सी जानकारी जो है वो आप सब लोगों के पास यहाँ पे होनी चाहिए, क्लियर। तो ये था हमारा पहला इंपॉर्टेंट हिस्सा। अगर हम लोग बात करेंगे हमारे प्रदेश के बजट की, ठीक है जी, क्लियर। ये भी थोड़ा सा जो वो आप लोग एक बार ध्यान रख लीजिए कि जो कमिटेड लाइबिलिटीज़ हैं, जो कमिटेड लाइबिलिटीज हैं वो टोटल कितनी कमिटेड लाइबिलिटीज का मतलब होगा कि ऐसी लाइबिलिटी जो जैसे लोन लिया है तो देना पड़ेगा, पेंशन हैं देनी पड़ेगी, सैलरीज हैं देनी पड़ेगी, दैट इज कमिटेड एक्सपेंडिचर, क्लियर। तो जो कमिटेड लाइबिलिटीज हैं वो देखिए कितना कितना परसेंट है। तो कितने कितने परसेंट को अगर आप लोग यहाँ पे देख लोगे तो ये आपका जो है वो सारे का सारा, जैसे सैलरीज हैं, पेंशन्स हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, लोन पेमेंट्स हैं, क्लियर। तो देखो ये जो ईयर्स की अगर मैं बात करूंगा, तो ये बेसिकली ये जो बिल्कुल लाइट्स आपको क्लियर ये ईयर देखने को मिल रहा है, दिस इज फॉर 2024-25, ठीक है जी। ये जो है दिस इज फॉर 2023-24, ये जो है दिस इज फॉर 2023, क्लियर। तो कमिटेड लाइबिलिटीज में लोन रीपेमेंट की अगर हम बात करें, तो जितना ज़्यादा खर्चा किया गया है, तो इस साल में 16.70 था टोटल खर्चे का एक्सपेंडिचर परसेंटेज, 14.37 जो अब अगले साल था, इस साल जो अब और हमें कम होता हुआ देखने को मिला। लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो इस साल इजाफा हुआ है, इस साल जितना खर्चा हुआ है, जो इंटरेस्ट पेमेंट जो वो टोटल हमारी 10.70% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर है। पेंशन्स में भी देखिए कितना इजाफा हुआ है इस साल, और उसके साथ साथ सैलरीज जो हैं उनमें भी हम लोगों को जो वो इजाफा देखने को मिला है, क्लियर। तो ये बेसिकली कमिटेड लाइबिलिटीज़ जो हैं वो कितना कितना जो टोटल परसेंटेज है वो हम लोगों को टोटल एक्सपेंडिचर का देखने को मिल रहा है, उसके बारे में जो वो आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पे जो 2024-25 है उसका डाटा जो वो एक बार आप लोग याद कर लीजिएगा, होपफुली जो अब आप लोगों के लिए ये मददगार साबित होगा। डन। तो जैसे ना ये लिखा होता है ना, जैसे बीई लिखा है, बजटरी एस्टिमेट है अगले साल, है ना। देखिए पिछले साल का रिवाइज्ड एस्टिमेट है, कि जो पुराना एस्टिमेट रखा था उसको भी इन्होंने एक बार फिर से रिवाइज किया, क्लियर। तो इस तरह से जो हिमाचल के प्रदेश के बजट की जब हम लोग बात करते हैं, तो उसकी शुरुआती हाईलाइट्स जो है वो हम लोगों को इस तरह से देखने को मिलती है। अब देखिए जब हमारा बजट आया तो वहाँ पे जो इकोनॉमी है उसका भी कंपैरिजन करना लाजमी था, और बड़ी बार सवाल ये बड़े बार क्वेश्चन जो भी बनता है कि नेशनल जो जीडीपी ग्रोथ है उसके साथ प्रदेश की जीडीपी ग्रोथ जो है उसको हमेशा मैच किया जाता है। कभी ज़्यादा होती है तो फिर बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, जब कम होती है तो थोड़ा सा कम बताया जाता है। तो जब हम लोग बात करेंगे नेशनल इकोनॉमी की, तो इसी बजट में स्पेसिफाई किया गया है, तो बजट डॉक्यूमेंट है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। तो देखिए यहाँ पे नेशनल इकोनॉमी की ग्रोथ की जो प्रोजेक्शन है, क्लियर। नेशनल इकोनॉमी की जो ग्रोथ की प्रोजेक्शन है वो ऐसा है कि 2023-24 में जो एस्टिमेशन है, अभी 23-24 जो वो आपका खत्म होने वाला है, एस्टिमेशन जो है दैट इज 7.3%, क्लियर। 7.3% है, तो इतना ही होगा, ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्लियर। लेकिन जो एग्रीकल्चर के बीच की ग्रोथ है वो यहाँ पे स्पेसिफाई की गई है, नेशनल लेवल के ऊपर जो एग्रीकल्चर उसने 1.8% ही ग्रो किया। बाकी जब सर्वे आएगा हमारा, जब सर्वे पढ़ेंगे तो यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा गहराई में पढ़ा जाएगा। तो नेशनल इकोनॉमी में जो इंडिया की नेशनल ग्रोथ है 2023-24 में जो जीडीपी ग्रोथ की एस्टिमेशन है दैट इज 7.3%। अगर हम लोग जो है वो इसको हिमाचल प्रदेश के साथ कंपेयर करें, अगर हम लोग जो है वो इसको हिमाचल प्रदेश के साथ कंपेयर करें, तो ये थोड़ा सा जो वो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, हमारे लिए जो वो रेलेवेंट रहेगा। तो अगर हम लोग स्टेट इकोनॉमी के साथ जो वो इसको कंपेयर करते हैं, तो ये देख लीजिए यहाँ पे, देखिए। तो स्टेट इकोनॉमी कंपैरिजन है 2023-24 का 7.1%,
और साथ में अभी रिवाइज एस्टिमेट आ गए हैं जहाँ पे 2022-23 में जो हिमाचल प्रदेश की जीडीपी है, इसका जो ग्रोथ रेट है वो कितना है, 6.9%। तो देखिए, बाकी डाटा ठीक है, बहुत ज़्यादा याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसको जो है वो आपने याद करना ही करना है। अगर कोई बड़ा ही सेलेक्टेड पढ़ना चाहता है कि जी हमें नहीं पढ़ना ज़्यादा, तो उनको मैं बता दूंगा कि क्या करना ही करना है, जहाँ पे आपके पास बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है कि आप उसको छोड़ो। तो जो पहला जो जानकारी है, पहली इन्फॉर्मेशन है, बाकी ठीक है, बाकी परसेंटेज एक बार देख लेना कि पेंशन का कितना परसेंटेज है, टोटल रेवेन्यू, कैपिटल, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, ठीक है, टोटल प्रपोज्ड बजट कितना है। तो प्रपोज्ड बजट जो है वो आपका है 58,444 करोड़ रुपीज़, मतलब बजट का प्रपोजल का, मतलब इतना खर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्लियर? तो इस डाटा को ध्यान में रखना है। तो इंडिया का ग्रोथ कितना है, डन, एस्टिमेटेड ग्रोथ कितना है फॉर 2023-24, और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश का ग्रोथ रेट कितना है फॉर 2023-24, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दैट इज 7.71%, हमारा देश का जो वो 7.3% है, और हिमाचल का जो वो 2022-23 में कितना रिवाइज एस्टिमेट हमारा जो वो 6.9% का है। क्लियर? उसके साथ साथ जब अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की 2023-24 में 2,61,199 इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, वैसे सर्वे में भी आएगा ये, तो वहाँ पे तो आपको चलो पढ़ा देंगे। उसके साथ साथ स्टेट की जो जीएसडीपी है, हमारी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, दैट इज 2,07,430 करोड़ रुपीज़ फॉर 2023-24, ये भी याद रखना है। तो ये जो डाटा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा, सब हर चीज़ जो आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है। ये डाटा ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में कितने लोग जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट इज 69%। क्लियर? और एग्रीकल्चर के लिए जो टोटल जो टोटल अमाउंट सेंट्रल स्कीम्स के लिए अलग पॉइंट आएगा, इसके कोई लेना देना नहीं है। जो टोटल अमाउंट सेंट्रल स्कीम्स के लिए जो वो सैंक्शन किया गया है, वो है 5,280 करोड़ रुपीस। क्लियर? टोटल डेट लाइबिलिटीज जो है वो 2018 में जो उधार था हमारी सरकार के ऊपर, हमारे प्रदेश के ऊपर, वो 47,906 करोड़ रुपीस था, और अब 2023 में वो बढ़ के 76,651 करोड़ रुपीस हो गए। तो आप देख रहे हो ना कि हमेशा हमारा बैलेंस माइनस में होता है, तो हर साल जब माइनस होगा तो पिछले इतने सालों का उधार माइनस माइनस में चल के जो है वो कितना डेट हमारे ऊपर हो गया है। तो टोटल लाइबिलिटीज 2023 में हिमाचल 2023 तक आते आते हिमाचल प्रदेश की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो 76,651 करोड़ हो गई हैं। क्लियर? तो ये ध्यान में रखो, ये जो पूरा डाटा है, ये पिछला पढ़ना है पढ़ लेना, लेकिन ये जरूर पढ़ना है आप लोगों ने। क्लियर? तो जो बड़ा ही सिलेक्टेड पढ़ना चाह रहा है, वो इस वाले टेबल को जो वो थोड़ा सा, जो अभी हम 2-3 टेबल बना रहे हैं, उन टेबल्स को जो वो थोड़ा सा सीरियसली पढ़ेगा। क्लियर? चलिए, इसके साथ साथ जो मैंने बताया था कि एक बार सीधा देखिए, पेपर में क्वेश्चन जो वो यहीं से बनते हैं। जैसे एक बार सीधा सवाल जो है वो ये पूछा गया कि शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए कितना पेंशन पैसा जो वो सैंक्शन किया गया, तो उसके बारे में जो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि जो अलग अलग सेक्टर्स की डेवलपमेंट है उसके लिए 9,990 करोड़ रुपीज जो वो स्टेट डेवलपमेंट बजट है फॉर 2024-25, जहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स की डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्चा किया जाएगा, जिसमें शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 2,516 करोड़ रुपीस है। अब देखिए, ये वाला टेबल और ये वाला जो है वो याद रख लेना, बाकी जो है वो जहाँ मैं नहीं बोलूँगा वहाँ पे पढ़ लेना, जिसके पास समय होगा, जिसके पास नहीं होगा वो जो बोल रहा हूँ मैं कि इसको करना है वो कर लेना। क्लियर? तो शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम में 2,516 करोड़ रुपीज़ आया। ट्राइबल एरियाज की डेवलपमेंट के लिए जो अलग प्रोग्राम है, जितना पैसा उनके डेवलपमेंट पे खर्चा किया जाएगा, दैट इज 899 करोड़ रुपीज़। क्लियर? बैकवर्ड एरियाज की डेवलपमेंट के लिए पैसा जो है दैट इज 110 करोड़ रुपीस। क्लियर? तो ये तीन एक्सपेंडिचर, शेड्यूल कास्ट के लिए, बैकवर्ड एरियाज के लिए, ट्राइबल एरियाज के लिए, कितना कितना पैसा जो है इनकी डेवलपमेंट के लिए इस साल के बजट में प्रपोज किया गया है। अब मैंने बताया प्रपोजल ही है, क्योंकि बजट का भी प्रपोज हुआ है, पास बाद में होगा, लेकिन मान के लीजिए बजट हमेशा पास ही होगा, क्योंकि कोई बड़ा ज़्यादा सरकार को खतरा तो है नहीं, इनके पास काफ़ी अच्छे स्ट्रेंथ है। क्लियर? तो बजट जो है दैट इज द फाइनल, दैट विल बी द फाइनल बजट। क्लियर? तो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो डेवलपमेंट बजट, तो ये तीन डाटा जो है आप लोगों ने ध्यान में रखना है, सब लोगों ने। अब उसके साथ साथ जो अब हम लोग बात करते हैं ओपीएस की, अब देखिए वन पेंशन स्कीम जो है, सॉरी वन पेंशन नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम। तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसके ऊपर हम लोगों ने देखा कि काफ़ी ज़्यादा इशू जो है, काफ़ी मुद्दा जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर रहा। तो वो आप लोग देख लीजिए कि कितने लोगों को जो है वो, या कितने लोग जो है वो ओपीएस के लिए ऑप्ट कर चुके हैं। क्लियर? कितने लोगों को जो है वो रिटायरमेंट हो, अब जिन्होंने ओपीएस अडॉप्ट किया होगा उनमें से कुछ लोग रिटायर भी हुए होंगे, तो कितने लोग जो रिटायर हुए हैं और उनको उनमें से कितने लोगों को जो वो बेनिफिट मिल रहा है। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए सरकार के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें उन्होंने कहा जी 1,500 रुपया जो वो वुमेन को मिलेगा, वो बजट में है। लेकिन साथ में ये कहा गया था कि इसी फाइनेंशियल ईयर से लाहौल एंड स्पीति की जो वुमेन है उनको 1,500 रुपये जो वो सरकार देना शुरू कर देगी, और वो डेट आप लोग याद रखेंगे, वो डेट क्रॉस हो चुकी है। तो ये कहा गया था कि देखिए कि सरकार जो है वो 1,500 रुपया वुमेन को देगी। क्लियर? पहले जो है वो 1,150 रुपये का अमाउंट था, उसको 1,500 रुपया कर दिया गया, और टोटल जो बेनिफिशियरी हैं, यानी कि कितनी वुमेन को ये पैसा दिया जाएगा, दैट इज 2.37 लाख वुमेन। क्लियर? अब इसमें
बजट है तो आएगा तो अगले साल से, लेकिन ये कहा गया कि लाहौल एंड स्पीति की जो वुमेन है उनको इसी साल से जो वो पैसा देना शुरू हो जाएगा। और वो तारीख यहाँ पे देख लीजिए, ये डेट जो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये बजट में तो नहीं दी गई थी डेट, बजट में तो कहा गया था कि जी हम फरवरी से करेंगे, पर क्योंकि इसी डेट को जो अनाउंस किया गया तो यही कारण है इस डॉक्यूमेंट में हम लोगों ने स्पेसिफिक डेट को जो है वो मेंशन कर दिया है। क्लियर? तो आप भी इस डेट को मेंशन कर लेना कि इस तारीख को, यानी कि 24 फरवरी 2024 से लाहौल एंड स्पीति की वुमेन को जो वो पैसा मिलना शुरू हो गया है। बाकियों को अगले साल से मिलेगा, यानी कि 1 अप्रैल के बाद मिलेगा। डन। अब हम बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की। तो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए 1,15,000 एम्प्लॉयज जो उन्होंने एनरोल कर लिया हुआ है। 5,000 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो एनपीएस से ओल्ड पेंशन स्कीम में शिफ्ट हुए थे, उनको जो वो प्रॉपरली रिटायरमेंट के बाद ओपीएस का बेनिफिट जो है वो मिलना शुरू हो गया है। क्लियर? तो ये जानकारी, इसको भी थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो इसके बारे में भी जो हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। अब हम लोग अगले हिस्से के ऊपर चलते हैं बजट के, वो है डिजास्टर से रिलेटेड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बताया गया था, आपको पता ही है सब लोगों को, कि हमारे यहाँ पे हमारे प्रदेश के अंदर जो है वो इस बार हम लोगों को बड़े सिवियर डिजास्टर देखने को मिले, जहाँ पे जो क्लाउड बर्स्ट है, ठीक है, फ्लडिंग है, उसने लोगों का बहुत ज़्यादा जान और माल का नुकसान जो है वो हमारे प्रदेश के अंदर किया। तो सरकार के द्वारा जो वो कितना कितना सपोर्ट जो है वो अमाउंट जो है वो लोगों को दिया गया, कितनी उसमें वृद्धि हम लोगों को जो वो देखने को मिली है, उसकी जानकारी जो वो हमारे यहाँ पे इस बजट में हमारी प्रदेश की जो सरकार है उसके द्वारा दी गई है। ये देखिए, ये थोड़ा नया सॉफ्टवेयर है इसलिए ज़्यादा मैं थोड़ा स्लो चला रहा हूँ इसको, बट होपफुली जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप लोगों को जो समझ आ जाना चाहिए बजट कैसे चलता है। क्लियर? अब बाकी देखिए यार, बड़ी ज़्यादा टेक्निकलिटीज़, मतलब इकोनॉमी की टेक्निकलिटीज़ मैं यहाँ पे नहीं लेके आ रहा हूँ। होपफुली ये मैं मान रहा हूँ कि थोड़ा सा जो वो आपको इकोनॉमी का नॉलेज होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो बजट बनता है उसका एक जो है वो एक जो करंट सिचुएशन होती है हमारे प्रदेश की, अगर देश के लेवल पे बन रहा है उसकी, तो उसी हिसाब से जो वो बजट को प्रॉपरली डिज़ाइन किया जाता है। तो देखिए, जो प्रॉपर डिज़ास्टर हम लोगों को हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिले, तो वहाँ पे सरकार ने जो है वो टोटल एक स्पेशल रिलीफ पैकेज जो है वो उसको रिलीज़ किया था। उसका टोटल अमाउंट 4,500 करोड़ रुपीज़ था। इसमें जो पूरे के पूरे घर बर्बाद हो गए हैं, ठीक है, पहले उनको 1,30,000 रुपये दिया जाता था, सरकार कह रही है कि जी पैसा जो है वो 7 लाख रुपये तक जो है वो इंक्रीज़ कर दिया गया। अगर घर जो है वो कच्चा घर जो है वो पार्शली डैमेज हुआ है, क्लियर, जो हमारे यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, कच्चा घर जो वो अगर पार्शली डिक्रीज जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है या पार्शली टूटा है, क्लियर, तो पहले 6,000 रुपये की सहायता दी जाती थी, अब उसको बढ़ा के 1 लाख रुपया कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो ढाबे और जो शॉप्स हैं, क्लियर, उनका जो लॉस होता था, उनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस सरकार के द्वारा दी जाती थी, उसको 4 गुना बढ़ा दिया गया। पहले 25,000 रुपया दिया जाता था अगर किसी की दुकान में का नुकसान होता था, ढाबों का नुकसान होता था, अब उसको बढ़ा के जो वो 1 लाख रुपया कर दिया गया है। उसके साथ साथ किसी की जो हमारे यहाँ पे काऊ शेड्स होती हैं, क्लियर, जहाँ पे हम गाय भैंसों को रखते हैं, अगर वो डिस्ट्रॉय, अगर वो ख़राब हो जाता, मतलब अगर वो डैमेज हो जाता था, सॉरी, अगर वो डैमेज हो जाता था, तो पहले 3,000 मिलता था, अब सरकार जो है उसने इसको बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है। क्लियर? इसके साथ साथ वो परिवार जिनके घर चले गए हैं, अब घर बनने में तो समय लगेगा, उनको रेंट पे रहना पड़ेगा, तो उसके लिए रूरल एरियाज़ में 5,000 रुपये का जो रेंट है वो सरकार उनको मदद करेगी, हेल्प करेगी। और उसके साथ साथ 10,000 पर मंथ जो है वो अर्बन एरियाज़ में करेगी, जब तक उनके पास जो है वो घर नहीं आ जाते हैं। क्लियर? और उसके साथ साथ गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडिंग फूड एंड वाटर टू द डिजास्टर अफेक्टेड फैमिलीज टिल 31 मार्च 2024। तो बेसिकली थोड़ा सा अमाउंट जो हम उनके बारे में ध्यान रखेंगे कि कितना कितना जो है वो आपको अमाउंट में इजाफा देखने को मिला है स्पेसिफिक ईयर में, जहाँ पे सरकार ने जो है वो कितना अमाउंट पहले कितना मिला करता था, इस बार जो वो सरकार ने कितना पैसा दिया है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि बजट प्रपोज होता है और तभी खर्चा हो सकता है। सरकार पहले खर्चा भी कर लेती है, बाद में जाके जो है वो बहुत सारे इनके पास जो है वो प्रोविजंस रहते हैं, बहुत सारी ग्रांट्स के ऑप्शन रहते हैं आर्टिकल 115 के अंदर, आर्टिकल 115 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जहाँ से ये ऑलरेडी पूरा पहले खर्चा करके बाद में जो वो उसको जो लेजिस्लेचर है हमारा उससे अप्रूव करवा लेती है। क्लियर? तो ये जो है वो आपका डिज़ास्टर से रिलेटेड जो इफेक्टेड हमारे एरियाज़ हैं उनमें सरकार ने जो वो कितना कितना मदद किया, कितना कितना हेल्प किया, उसके बारे में जो वो हम लोगों को जानकारी मिल रही है। तो ये था हमारा बजट का पहला हिस्सा। अब हम लोग बात करेंगे हमारे बजट के अंदर लॉन्च हुई नई स्कीम्स के बारे में। अब उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण स्कीम है, हालांकि इसी साल पहले भी लॉन्च की जा चुकी है सरकार के द्वारा, उस स्कीम का नाम है स्टार्टअप योजना। क्लियर? उस स्कीम का नाम है स्टार्टअप योजना। अब देखिए, जब हम लोग स्टार्टअप योजना की बात करेंगे, जब हम लोग स्टार्टअप योजना की बात करेंगे, तो इस स्टार्टअप योजना के मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। क्लियर? ये स्टार्टअप योजना है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं और उसमें अलग अलग स्कीम्स हम लोगों को जो वो देखने को मिलती हैं।
जहाँ पे किसी को ई टैक्सी के लिए सरकार हेल्प कर रही है, क्लियर। तो इस तरह से अलग अलग है ना, जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री उसमें सरकार के द्वारा जो वो मदद की जा रही है। तो अलग अलग तरह की जो स्कीम्स हैं वो हम लोगों को स्टार्टअप योजना के अंदर जो वो देखने को मिलती है। तो ये देखते हैं कि कौन कौन सी स्कीम जो वो स्टार्टअप योजना के अंदर है, राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के अंदर है। तो देखिए, सबसे पहली स्कीम की अगर हम बात करेंगे, इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, ये टोटल पैसा जो स्पेसिफिक स्टार्टअप योजना के लिए जो है, जिसके अलग अलग कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, तो जो टोटल पैसा सैंक्शन किया गया है, टोटल पैसा सैंक्शन किया गया है दैट इज 680 करोड़ रुपीज। 680 करोड़ रुपया जो है वो टोटल पैसा सैंक्शन हुआ है। इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, जहां पे ई टैक्सीज के लिए 50% की सब्सिडी जो वो सरकार प्रोवाइड करेगी। जैसे आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो पुश कर रही है अपने आप को ग्रीन टेक्नोलॉजीज के लिए। तो 50% सब्सिडी, अगर मान लीजिए कोई ई टैक्सी ले रहा है तो उसमें 50% सब्सिडी जो वो सरकार प्रोवाइड करेगी अंडर राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। दूसरा है दैट इज राजीव गांधी स्टार्टअप योजना, क्लियर। अगर मान लीजिए कोई जो है वो सोलर पैनल्स जो है अप टू 50 100 500 किलोवाट तक की कैपेसिटी के लिए इंस्टॉल कर रहा है, क्योंकि उसको वो बाद में बेच भी सकता है, तो वहां पे 50% की सब्सिडी जो है वो सरकार के द्वारा जो वो यूथ को प्रोवाइड की जाएगी। तीसरी स्कीम है राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना, नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, क्लियर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो खेती के साथ जुड़े। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि 69% आज भी लोग जो है एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं हमारी टोटल पॉपुलेशन की, अगर हम लोग बात करेंगे, क्लियर। तो वहाँ पे नेचुरल फार्मिंग को जो वो किस तरीके से पुश किया जाए, तो उसके लिए जो है वो ये स्कीम लॉन्च हुई है, राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना, जहाँ पे हर एक पंचायत से 10 लोग जो है उनको चुना जाएगा, 10 फार्मर्स जो है उनको चुना जाएगा, और उनको केमिकल फ्री खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो टोटल 36,000 फार्मर जो है वो नेचुरल फार्मिंग को स्पेसिफिक स्कीम के अंतर्गत जो है वो अडॉप्ट करेंगे, क्लियर। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे काऊ डंग जो है उसको ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, क्लियर। और उसके साथ साथ जो है, और उसके साथ साथ जो वो यूरिया को रिप्लेस कर दिया जाएगा एमएसपी के ऊपर जो ग्रेन्स हैं, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए नेचुरली ग्रोन जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ग्रो कर भी दिया, तो क्या गारंटी है जी मार्केट उनको खरीदेगी नहीं खरीदेगी। तो सरकार जो वो एमएसपी की जो है वो वहाँ पे बात कर रही है, क्लियर, जहाँ पे कहा गया है कि जो नेचुरली ग्रोन ग्रेन होगा, यानी कि जितना अनाज उत्पन्न किया जाएगा उसका जो 20 क्विंटल अनाज होगा, दैट विल बी प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट, क्लियर। और जिसमें जो है वो बेसिकली ग्रेन जो है वो आपको 40 पर किलोग्राम पे रखा गया है, 40 रुपये पर केजी पे खरीदा जाएगा। और जो मक्की है वो आपकी जो वो 30 रुपये पर केजी के ऊपर जो है वो रखी जाएगी, क्लियर। तो इस तरह से जो है वो, इस तरह से राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना जो है वो सरकार ने शुरू की है, जहाँ पे जो किसान हैं उनको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो मदद मिलेगी, गवर्नमेंट जो है उनको हेल्प करेगी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, तो ये पहला स्टार्टअप स्कीम आ गया हमारा। जो तीन स्कीम जो थर्ड थ्री कंपोनेंट्स है बेसिकली स्टार्टअप स्कीम्स के, तो वो अलग से नहीं मिलेंगे, तो आपको स्पीच में से जो वो निकालने पड़ेंगे, तो हमने निकाल दिए हैं। आपका काम है पढ़ना, आप लोग पढ़िए, हमारा काम है इकट्ठा करना डाटा, ठीक है। क्योंकि देखिए, हमारा काम ये तो नहीं है कि पेपर तो हम लोग नहीं देंगे, पेपर तो आप ही लोगों ने देना है। और हम लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं, क्योंकि हमें तो हर चीज़ को रिव्यू करना होता है, आप सब चीज़ें नहीं पढ़ सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो आप लोगों को भी एक लाइन खींचनी होती है, क्लियर। लेकिन देखिए, ये जो स्कीम्स नई स्कीम्स आती हैं हमारे लिए, वैसे ही जर्नल भी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्लियर। तो आप लोग थोड़ा सा इनको देख लेना। नेक्स्ट दूसरी जो स्कीम है वो है भेड़ बकरी पालक प्रोत्साहन योजना। तो बेसिकली जो वो भेड़ बकरी पालक प्रोत्साहन योजना का मतलब क्या है, कि बेसिकली क्या है कि हमारे यहाँ पे अब देखिए ये डाटा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोगों ने, कि कितनी जो है वो आप लोगों को यहाँ पे भेड़ और बकरियाँ देखने को मिलेंगी। तो हमारे प्रदेश के अंदर बजट के अंदर साइट है कि 8 लाख जो वो शीप हैं और 11 लाख जो हैं वो गोट हैं। अब इनके लिए जो है वो कोई ऐसा प्रोविज़न, सेपरेट प्रोविज़न नहीं है कि जैसे है ना एफएमडी वैक्सीन होती है, एफएमडी का मतलब होता है जो फुट माउथ डिजीज़ होती हैं, क्लियर। उसके साथ साथ डीवॉर्मिंग जो है वो मेडिसिन होती है, तो वो इन जानवरों तक भी उनको भी प्रोवाइड किया जाए, ताकि इनकी जो मोर्टेलिटी है वो कम हो, ये सुरक्षित रहें, ये हेल्दी रहें, और अल्टीमेटली जो फार्मर्स उनको मदद करें, उनको हेल्प करें। तो उसके लिए जो वो भेड़ बकरी पालक प्रोत्साहन योजना जो वो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको बीमारियों से बचाया जा सके आसान भाषा में, उसके लिए जो वो 10 करोड़ रुपये जो वो सरकार के द्वारा सेंक्शन किया गया है। अगली स्कीम है अपना विद्यालय मेरा सम्मान। तो वहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे बेसिकली सोसाइटी और जो स्कूल्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए जितने भी हमारे यहाँ पे जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स हैं, हर कोई, मतलब इवन सीएम से लेके जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स तक है, उन सबको कहा गया है कि आप जो लोग जो हैं वो एक एक इंस्टीट्यूशन जो है वो अडॉप्ट करिए और उसको जो वो आगे बढ़ाइए, क्लियर। उसको जो वो और ज़्यादा डेवलप करिए, डन। लाइब्रेरीज बनेंगी इनमें, क्लियर, अलग अलग फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी,
क्लियर। तो ये तीसरी स्कीम है जो इस बार जो है वो बजट के अंदर हम लोगों को देखने को मिली। नेक्स्ट स्कीम चलते हैं, कौन सी है अगली स्कीम? अगली स्कीम हमारी है मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना। तो देखिए, मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना की अगर हम लोग बात करेंगे तो हर एक फार्मर और बुजुर्ग जिसकी उम्र जो वो 70 साल से ज़्यादा की है, क्लियर, और जो टैक्स जो है वो पे नहीं कर रहा है, ना ही उसको किसी तरह की पेंशन है, क्लियर। तो ध्यान रखना है यहाँ पे स्पेसिफाई है कि मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना का जो बेनिफिट है वो सिर्फ किन लोगों के लिए एक्सटेंड होगा? जो फार्मर्स होंगे, बुजुर्ग होंगे, एज जो है वो उनकी 70 ईयर्स से जो है वो ज़्यादा होगी, 70 साल प्लस होगी, और ना उनको पेंशन मिल रही होगी, क्लियर, और ना ही जो वो इनकम टैक्स वो लोग पे कर रहे होंगे। तो ऑटोमेटिकली उनके लिए जो वो फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं ये सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी। पांचवी स्कीम है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की अगर हम लोग बात करेंगे तो बेसिकली जितने भी विडोज हम लोगों को हमारे प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगे, उनके बच्चों के लिए मुक्त फ्री एजुकेशन जो वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। और स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनकी जो टोटल आमदन है, उन वुमेन की जिनकी जो आमदन है वो एक साल में 1 लाख से कम की है, तो उनके बच्चे जब तक 27 साल तक नहीं हो जाते, जब तक 20 ईयर्स के नहीं हो जाते हैं, तब तक उनकी सारी की सारी जो पढ़ाई लिखाई की जो जिम्मेवारी है वो किसके द्वारा उठाई जाएगी? सरकार के द्वारा उठाई जाएगी, क्लियर। इसके साथ साथ जो है वो इसके अलावा 1,000 रुपये की जो आरडी, 1,000 रुपया पर मंथ की जो आरडी है वो इन बच्चों के नाम पे जो है वो खुलवाई जाएगी, तब तक जो है वो 18 साल की एज ये अटेन नहीं कर सकते। इसके साथ साथ जो है वो इंश्योरेंस भी गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करेगी। तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना जो है ये पांचवी स्कीम है जो कि हम लोगों को प्रदेश की सरकार के द्वारा जो है वो इस बार लॉन्च होती हुई देखने को मिली है। चलिए, नेक्स्ट आ जाएगा, छठी है महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना। जो भी वाल्मीकि समाज से लोग जुड़ते हैं, क्लियर, जिनकी इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम है और उनके पास अपना घर नहीं है, उनके लिए सरकार के द्वारा जो वो 3 लाख रुपए का सहायता जो वो प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपना घर बना सके। तो कामगार आवास योजना नाम से पता चल रहा है हाउसिंग स्कीम जो है फॉर दी वाल्मीकि सोसाइटी, फॉर दी वाल्मीकि समाज। नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना। इस स्कीम के अंतर्गत जो है वो 4 सालों में 2 गांव जो हैं वो हर एक लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, क्लियर, हर एक लेजिस्लेटिव असेंबली के हमारे जितनी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं वहाँ से सेलेक्ट किया जाएगा, और उसके बाद जो है वो द साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड इंजीनियरिंग विल बी गिवन स्कॉलरशिप फॉर 2 years फॉर रिसर्च ऑन क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन दोज विलेजेस, क्लियर। तो उन विलेजेस में जो वो रिसर्च करने के लिए जो है वो स्पेशली जो वो सरकार के द्वारा जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो देखें। नॉर्मली उन गाँवों को ज़्यादा सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे क्लाइमेटिक इम्पैक्ट जो है वो हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्लियर। तो इस तरह से जो है वो, और हमारे यहाँ पे जिस तरह की जो विलेजेस हैं, क्योंकि अगेन अभी भी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो वो रूरल एरियाज़ में ही रह रही है, तो किस तरह से जो एग्रेरियन एरियाज़, एग्रीकल्चरल एरियाज़ है, वहाँ पे और ज़्यादा डेवलपमेंट की जा सकती है, उसके लिए जो है वो गांव सेलेक्ट किए जाएंगे, उन पर रिसर्च थीसिस बनेगी। तो जैसे आप लोग देखते भी होंगे कि जब भी कोई पीएचडीज़ वगैरह जो वो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में होते हैं, तो वो किसी न किसी गाँव की एक सैम्पलिंग पिक करते हैं और वहाँ की पूरी जो केस स्टडीज़ या उसके ऊपर जो वो अपनी रिसर्च कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पे हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में से जो वो गाँव को सिलेक्ट किया जाएगा ताकि जो डाइवर्सिफिकेशन है वो भी हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिले, क्लियर। तो इस तरह से जो है ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो हम लोगों को इस साल के बजट में देखने को मिली है। तो ये था हमारे बजट का मेन हिस्सा। अब आ जाते हैं हम उस हिस्से के ऊपर जो बेसिकली सरकार ने जो डॉक्यूमेंट या सरकार का जो स्पीच था उसके एंड में जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थी, जिनमें उन्होंने 9 इंपॉर्टेंट थीम्स के साथ साथ कुछ मिसलीनियस थीम्स को भी जो है वो हाईलाइट किया हुआ था। तो उसको एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो देखिए, अब जो पूरा डाटा है वो पूरा का पूरा जो लेक्चर है वो काफ़ी फैक्चुअल रहेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो देखिए, अभी तक आप लोगों ने किन किन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में देना है। जो नई स्कीम्स लॉन्च की गई हैं वो इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे जो डेवलपमेंटल बजट में कितना प्रपोजल है, टोटल बजट एक्सपेंडिचर कितना है, हिमाचल की ग्रोथ कितनी है 2022-23 की, 23-24 की, क्लियर। ये जो है ना, डेवलपमेंट प्लान में शेड्यूल कास्ट के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ट्राइब्स के लिए कितना कितना पैसा सेंक्शन किया गया है, इनको थोड़ा सा जो वो आप लोगों ने तवज्जो देनी है। अब इसके बाद मूव करते हैं, काफ़ी चीज़ें जो अभी तक हमने पढ़ी, कुछ चीज़ें जो हैं वो हम लोगों को अब रिपीट होती हुई भी देखने को मिलेंगी। तो देखिए, जैसे हम लोग बात करेंगे तो इस बार जो है इस बार का जो बजट है उसमें सेल्फ रिलायंट हिमाचल की बात की गई, और सेल्फ रिलायंट हिमाचल बनाने के लिए जो है वो 10 थीम्स को आइडेंटिफाई किया गया, जिनमें सबसे पहली थीम्स जो है वो है फार्मर्स के ऊपर, किसानों के ऊपर। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे यहाँ पे जो वो फार्मर्स या लोग जो वो 69% ऑफ द पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो वो दे आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर, क्लियर। तो फार्मर्स के लिए जो वो सरकार ने टोटल कितना पैसा एग्रीकल्चर के लिए जो वो सैंक्शन किया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो
हर एक सेक्टर के लिए कितना कितना पैसा सेंक्शन हुआ है। जैसे टोटल अमाउंट सेंक्शन फॉर द एग्रीकल्चर इज 582 करोड़ रुपीज। तो ये याद रख लेना, ठीक है जी। इसके अलावा जो है वो 2023 वाला जो ईयर है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड किस रूप से सेलिब्रेट किया गया, दैट इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। 4 या 5 साल पहले एग्जैक्टली ये क्वेश्चन जो है वो हमें पेपर में देखने को मिला है। तो ये थोड़ा सा थीम भी थोड़ा आप लोगों ने ध्यान में रख लेनी है। इसके साथ साथ JICA JIG का जो वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है, आपका कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन है जापान का, जो हमारे यहाँ पे हमारे प्रदेश के अंदर जो है वो अलग अलग फंड्स जो है वो प्रोवाइड करता है। तो जीका के द्वारा जो है वो वेजिटेबल कल्टीवेशन के लिए 50,000 हेक्टेयर ऑफ एडिशनल लैंड जो है उसको ऐड किया जाएगा इन 2024-25। क्लियर, याद रखना है, रख लेना, नहीं रखना होगा ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट इज मंडी। मंडीज जो है वो हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप को सेल करने के लिए। तो यहाँ पे 2 नई मंडी हैं, तो इनको थोड़ा लोकेशंस कहाँ पे हैं इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। पहली आपकी आ जाएगी मेहंदली, और दूसरी जो है वो शिलारू आ गई, शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोनों है। और उसके साथ साथ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो वो बंदरौल आ गया। अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत की होगी तो मेरे को माफ़ करना, क्योंकि बड़ी बार जो है वो जगहें जब इंग्लिश में पढ़ते हैं तो कुछ होता है, रियलिटी में उनको लोकल भाषाओं में कुछ कहा जाता है। उसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग हमारे यहाँ पे नर्सरीज हैं, क्लियर, उनको भी अपग्रेड किया जा रहा है, ठीक है जी, जिसमें नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जा रही है। जिसमें आपका जो वो भट्टू फार्म है कांगड़ा के अंदर, बेरती फार्म है सोलन के अंदर, और भंगाणी फार्म है सिरमौर के अंदर। तो देखिए अब क्वेश्चन यहाँ से कैसा बन सकता है, तो ये करंट तो है ही, बजट के अंदर है ही, लेकिन बड़ी बार हमें मैप करने के लिए भी बोला जा सकता है कि कौन सी जगह जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है, कौन सी नर्सरी है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग इस इन्फॉर्मेशन को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ जो वो पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश, ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो इसको ज़रूर आप लोग, है ना, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ। तो इनको जो वो थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। MSP फॉर द मिल्क, हिमाचल प्रदेश इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिसने MSP फॉर मिल्क जो है उसको जो है वो अनाउंस किया है। और उसके साथ साथ जो है वो यहाँ पे आप देखिए कि कितना सपोर्ट प्राइस जो वो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। सरकार के द्वारा जो है वो पहले जो वो 38 रुपया दिया जाता था गाय के लिए, ठीक है, अब जो है वो उसको बढ़ा के 45 रुपया कर दिया गया है। और 47 रुपया दिया जाता था काऊ मिल्क के ऊपर, अब उसको जो है वो बढ़ा के कितना कर दिया जाएगा, 55 रुपीज़ पर लीटर कर दिया जाएगा। और ये कब से वैलिड है, ये 1 अप्रैल 2024 से रिलेटेड वैलिड है। क्लियर, तो पहली बार MSP जो हमें यहाँ पे देखने को मिला। इसके साथ साथ ये ध्यान रखेंगे, ये ढगवार के अंदर जो वो एक फुल ऑटोमेटेड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स प्लांट जो है, जहाँ पे मिल्क दूध या दूध से संबंधित अलग अलग चीज़ें जो बनती हैं उनका उत्पादन होगा। तो यहाँ पे इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो है 1.1 LLPD। LLPD का मतलब लाख लीटर पर डे। तो 1.5 लाख लीटर पर डे जो मिल्क है उसको संभालने की और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स डेवलप करने की जो क्षमता है, वो बेसिकली जो अब हम लोगों को कहाँ पे देखने को मिलेगा, ढगवार। ढगवार कहाँ पे है, कांगड़ा में है। इसको भी आप लोग जो है वो याद रखना, इसके बारे में भी आप लोगों के पास जो वो जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो वो दत्तनगर में जो ऑलरेडी वहाँ पे हमें एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट देखने को मिलता है, तो वहाँ पे जब उसकी कैपेसिटी जो है वो उसको 50,000 LPD यानी कि लाख लीटर, सॉरी लीटर पर डे, 50,000 लीटर पर डे जो है उसको एनहांस किया जा रहा है। इसके साथ साथ मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो ऊना और हमीरपुर के अंदर भी एस्टेब्लिश हो रहा है। 50 करोड़ उसके लिए जो वो स्पेंड किया जाएगा। इसको पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना होगा तो तुम्हारी मर्जी है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट, ये डाटा जो है वो आप लोगों के लिए रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन ट्रेनिंग सेंटर जो वो दारलाघाट में बन रहा है। क्लियर। इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, वहाँ पे जो वो बसल जो ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम डेनमार्क एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है उसको एस्टेब्लिश किया जा रहा है, ताकि जो एनिमल हस्बेंड्री उसको और ज़्यादा बेटर किया जा सके। नेक्स्ट, अगला डाटा याद रखना है, दैट इज हॉर्टिकल्चर। अब ध्यान रखिए जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब लिखा है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो स्पेसिफिकली जिनके ऊपर आपने ज़्यादा ध्यान देना है कि हॉर्टिकल्चर के लिए कितना पैसा सेंक्शन हुआ, एग्रीकल्चर के लिए कितना पैसा सेंक्शन हुआ। तो हॉर्टिकल्चर के लिए जो वो 531 करोड़ रुपीज़ जो है वो सेंक्शन किया गया है। और फिशरीज़ के लिए सरकार ने जो है वो 13,000 फिशरमैन जो हिमाचल प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए जो है वो नए फिशिंग पॉन्ड जो उनकी कंस्ट्रक्शन के लिए 80% तक की जो सब्सिडी है वो प्रोवाइड करने की बात की है। क्लियर। इसके साथ साथ जो है वो काफ फिश फार्म जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर एस्टेब्लिश होगा, जिसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहाँ पे किस तरीके से हम लोग यहाँ पे ब्रीडिंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो ब्रूड बैंक बिल सेटअप एट नालागढ़ बेस्ड फिश शीट फार्म एट द कॉस्ट ऑफ द 5 करोड़ रुपीज़। क्लियर। साथ में एन इंक्रीज इन द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹700 to 1,200 पर काउ पर मंथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉर डिपेंडेंट काउज इन प्राइवेट गौशाला के अंदर, जहाँ पे सरकार जो वो 700 रुपया पर गाय देती थी, अब उसको बढ़ा के जो वो 1,200 रुपया कर दिया जाएगा। क्लियर। इसके साथ साथ
ये है हमारी पहली थीम, जहाँ पे हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के ऊपर जो वो सरकार के द्वारा कितना कितना पैसा जो वो सैंक्शन किया गया। तो दिस वाज द फर्स्ट थीम। तो अगर हम लोग हिमाचल को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, तो सबसे पहले जो हम लोगों को, जो किसान हैं हिमाचल प्रदेश के, उनको जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। तो पहला हिस्सा ये आ गया। अब हम लोग इसी मिशन के दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, दूसरे थीम की बात करेंगे, जो हमारे बजट की हाईलाइट रहा, वो है ग्रीन क्लीन एंड एनर्जी स्टेट इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को किस तरीके से जो और ज़्यादा बेटर बनाया जा सकता है, किस किस तरह से जो है वो क्लीन एनर्जी जो वो यहाँ पे डेवलप की जा सकती है। दिस वाज दी, या दिस इज़ द सेकंड थीम ऑफ दिस ईयर्स हिमाचल प्रदेश बजट। तो यहाँ पे जो जो जानकारी है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 6 ग्रीन कॉरिडोर्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन द स्टेट। ग्रीन कॉरिडोर्स के बनने का मतलब क्या है कि कुछ हमारी स्टेट्स, हमारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं हिमाचल प्रदेश की, उनके बीच में आप लोगों को अलग अलग जगहों के ऊपर जो है वो ई पावर स्टेशन जो है वो देखने को मिलेंगे, जहाँ पे अगर आपके पास ई व्हीकल है तो आप लोग इसको ईजिली चार्ज कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया, हिमाचल प्रदेश जो है वो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। क्लियर। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश ने जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया के प्रोजेक्ट जो है उनके लिए भी एमओयू साइन किया हुआ है, जिसमें 4000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होने की संभावना है। वैसे एमओयू 100% श्योरिटी नहीं होती, लेकिन चांसेस होते हैं। और 3500 से ज़्यादा राज्य के अंदर जो है वो लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट है वो मिल सकती है। इसके साथ साथ जो वो हिमाचल प्रदेश ने कुछ इन्हें अनाउंसमेंट्स की हैं, जहाँ पे हिमाचल प्रदेश जो है वो कह रहा है कि हम लोग बनेंगे ग्रीन एनर्जी स्टेट ऑफ द कंट्री बाय 2026। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि हिमाचल प्रदेश का जो टारगेट है वो ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने का कब है, 2026 में है। और उसके लिए क्या क्या स्कीम्स जो हैं, क्या क्या प्रोग्राम जो हैं वो सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, अनाउंस किए गए हैं, उनके बारे में जो वो एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। तो देखिए ग्रीन ग्रीन उसके लिए सोलर एनर्जी, ठीक है जी, मेन उसके ऊपर जो हम लोग फोकस कर रहे हैं। स्टार्टअप योजना की बात की थी जो हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में जो मिशन था उसके बारे में भी पढ़ा था। क्लियर। तो देखिए कौन कौन सी स्कीम्स है। तो सबसे पहले अब देखो, ये लोकेशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितनी, अब सोलर पावर प्लांट अलग अलग जगहों पे बनने की अनाउंसमेंट हो रही है। तो पहली बात पता होनी चाहिए कितना कैपेसिटी है सोलर पावर प्लांट का, और दूसरा पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। ठीक है जी। तो देखिए, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हिमाचल लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट विथ 32 मेगावाट कैपेसिटी लोकेटेड एट पेखूवेला वॉज लेड ऑन 2 दिसंबर 2023। ठीक है जी। पेखूवाला जो है उसमें आपको 32 मेगावाट का जो है वो कैपेसिटी का सोलर पावर प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है। ये देख लेना आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो बता देना जी कहाँ पे आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इज योर अगलौर, जो कि ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अगलौर सोलर पावर प्रोजेक्ट विद एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 10 मेगावाट। क्लियर। ये 2024 तक आते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, काम की बात करते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पावर प्लांट है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। डिस्ट्रिक्ट के चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। और उसका कितने मेगावाट का जो वो कैपेसिटी है। जैसे पेगोवाला का 32 का हो गया, ये जो आपका अगलौर है न्यूज़ में भी आपको बहुत बार देखने को मिलता है, इसका जो वो 10 मेगावाट का आ गया। क्लियर। इसके साथ साथ जो वो भंजल आ जाएगा ऊना के अंदर, 5 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। क्लियर। इसको जो वो 2024 तक आते आते सितंबर तक इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से राजीव गांधी स्टार्टअप योजना में जो है वहाँ पे सरकार के द्वारा सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। क्लियर। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा। उसके साथ साथ जो है, registration of solar energy project to be established on private land will be kept open for the entire year, so the exploitation of 100 megawatt capacity can be realized soon। तो प्राइवेट सेक्टर जो लैंड है या प्राइवेट लैंड जो है उसके ऊपर भी जो सोलर प्रोजेक्ट्स उनको डेवलपमेंट की बात की जाएगी। क्लियर। उसके साथ साथ जो वो सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम जो है उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा, जितने भी ओल्ड एज होम्स हैं, बोर्डिंग स्कूल्स हैं, या बाल बालिका जो है वो जो आश्रम्स हैं। क्लियर। इसके साथ साथ जो है वो, it will be mandatory to supply at least 20% of the connected roads in all government building through grid connected rooftop solar plants in the phased manners। के लिए जितने भी बिल्डिंग है वहाँ पे 20% तक का सप्लाई जो है वो, जो हमारा सोलर ग्रिड है उसी से ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरह से जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो है वो क्लीन और ग्रीन एनर्जी के ऊपर जो है वो हिमाचल प्रदेश अग्रसर हो, और हिमाचल प्रदेश जो है वो इंडिया की जो है वो सबसे पहली ग्रीन स्टेट के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश करे। क्लियर। इसके साथ साथ जो वो सोलन, पालमपुर, धर्मशाला की कॉरपोरेशंस जो हैं उन्होंने जितनी भी नई बिल्डिंग्स बन रही है वहाँ पे सोलर हीटर या सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम जो उसको मैंडेटरी कर दिया हुआ है। क्लियर। और उसके साथ साथ बाकी जो टोटल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, सोलर पावर पार्क्स बन रहे हैं विद 501 मेगावाट कैपेसिटी। और उसके साथ साथ 212 मेगावाट के ऊना, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, मंडी, में इतने ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगेन छोटी सी जानकारी जो है वो आप लोगों को होनी चाहिए। तो दूसरा जो मेन हमारा प्रॉस्परस हिमाचल की जो सेकंड थीम है वो है क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। तो उसके लिए जैसे हम लोगों ने यहाँ से जो मेन चीज़ हम लोगों ने पिक की है वो ये है
कि 2026 तक आते आते हिमाचल प्रदेश जो है 2026 तक आते आते जो हिमाचल प्रदेश है उसको ग्रीन स्टेट बनाना है। और वो किस तरीके से बनाना है, तो उसके लिए मेनली सोलर, अब देखिए विंड वगैरह जो भी इतने ज़्यादा यूज़फुल हमारे यहाँ पे नहीं है, सोलर जो पावर प्लांट्स हैं वो बेसिकली जैसे ऊना जैसी जगहों के ऊपर जो हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्लियर। तो उनकी जानकारी 2026 के लिए कहाँ किस किस जगह पे क्या, बस यहाँ से निकालना कौन सा सोलर पावर प्लांट है, कितना इसका कैपेसिटी है, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज टूरिज्म स्टेट हिमाचल। तीसरी थीम रखी जी, अगर हम लोगों ने आत्मनिर्भर बनना है जी तो टूरिज्म के ऊपर जो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, जिसमें जो हेलीपोर्ट्स हैं उनको और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। इसके साथ साथ कुछ और जगहें हैं जैसे चंद्रताल, काजा, तांडी इन लाहौल स्पीति एंड रक्षम, नाको, चांगो खाब इन किन्नौर, दे विल बी डेवलप्ड एज दी टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इसके साथ साथ कुफरी में, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से कौन कौन से पॉइंट्स है वो आप लोगों ने थोड़े पिक करने हैं, इनके ऊपर जो आप लोग ध्यान रखिए। ये तो चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे स्काई वॉक ब्रिज जो है वो आप लोगों को हसन वैली जो आपकी कुफरी में है वहाँ पे डेवलप होता हुआ देखने को मिलेगा, क्लियर। इसके साथ साथ जो वो कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ 3.2 किलोमीटर लॉन्ग रोप वे विल बी स्टार्टेड बिटवीन बिजली महादेव एंड मोहल इन कुल्लू, ये आप लोगों को एस्टेब्लिश होता हुआ देखने को मिलेगा, क्लियर। बाकी अगर थोड़ा सा और पढ़ना है तो कहाँ कहाँ जो है वो हमारे जो प्रपोज्ड हेलीपोर्ट्स हैं स्टेट्स में वो कहाँ कहाँ बनेंगे, जसकोट हमीरपुर में, रक्कड़ पालमपुर कांगड़ा में, सुल्तानपुर, ठीक है। तो थोड़ा सा इन जगहों के बारे में जब आप लोगों को पता होना चाहिए, क्लियर। तो 16 हेलीपोर्ट बनेंगे जहाँ पे हेलीकॉप्टर जो है वो उतरेंगे, और उनमें से जो वो 9 डेवलप करने की जो बात है वो इस साल के बजट में की गई है। तो थोड़ा सा जो है वो इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। तो तीसरी थीम आ जाएगी टूरिज्म के लिए जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं जो प्रदेश की सरकार के द्वारा इस साल के बजट में जो अनाउंस किए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हेल्थ एजुकेशन स्किल्ड एंड इनोवेटिव हिमाचल, ठीक है जी। तो किस तरह से हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, कौन कौन सी बीमारियों की रेडिकेशन की बात करनी है, एजुकेशन के लिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं, कितना कितना पैसा सेंक्शन किया गया है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हेल्थ सेक्टर के लिए जो टोटल मनी प्रपोज्ड है इसको याद रखेंगे सारे के सारे लोग, 3415 करोड़ रुपीज़ जो वो हेल्थ सेक्टर के लिए सेंक्शन किया गया है। इसके साथ साथ जो वो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जो है वो राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के अंदर है, क्लियर, वहाँ पे एस्टेब्लिश किया जा रहा है। ये अभी जब बजट भी आया तो बजट की बड़ी ही इंपॉर्टेंट हाईलाइट के रूप में जो हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है, डन। इसके साथ साथ जो है वो इसके साथ साथ जो है वो हर एक जगह के ऊपर इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ जो वो एस्टेब्लिश होगी, क्लियर। ए लीनियर एक्सीलेटर लिनक मशीन विल बी सेटअप एट द कॉस्ट ऑफ द 21 करोड़ रुपीज़ एट इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, ठीक है। लीनियर एक्सीलेटर, तो इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना कि ये है क्या एग्जैक्टली, क्लियर। ये मेरे को भी आइडिया नहीं है। चलिए नेक्स्ट एजुकेशन पॉलिसी की यहाँ पे बात आ रही है। तो एजुकेशन पॉलिसी से पहले जो वो आप लोग इस डाटा को थोड़ा सा याद रख लेना, टेक्निकल एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए 330 करोड़ रुपया जो है वो सेंक्शन किया जा रहा है, क्लियर। इसके साथ साथ जो है वो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, क्लियर, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी डिक्लेरेशन सरकार के द्वारा की गई है कि उन्होंने जो वो इसको शुरू कर दिया है, इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, क्लियर। बाकी जो डिटेल्ड एक के ना एक जनरल से इन्फॉर्मेशन है, इनको अगर आपने पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, क्लियर। बाकी बहुत ज़्यादा फैक्चुअली जो वो यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो वो मेरे को देखने को नहीं मिल रही है। इसके साथ साथ ये थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो हैं, ठीक है, लाहड़ू हो गया, नगरोटा बागमा जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, अमलेर एंड भोरंज हो गया, और आपका जो वो शंगनाई हो गया, क्लियर। तो इन जगहों के नाम जो है वो आप लोगों को पता होने चाहिए। तो तीसरा हिस्सा ही आ गया। चौथा आ गया इन्वेस्टर फ्रेंडली हिमाचल प्रदेश, क्लियर, कि जहाँ पे किस तरीके से जो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा रहा है, क्लियर। अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स जो वो सरकार के द्वारा जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं, जहाँ पे पहला पॉइंट ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे एंटी फ्रीज ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे आप लोगों को बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिलता है वहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं। और ये कहाँ कहाँ पे हैं, ये बेसिकली जो है वो किन्नौर है, चंबा है, लाहौल है, और उसके साथ साथ जो है वो स्पीति के अंदर है, क्लियर। इसके साथ साथ जो है वो ड्रिंकिंग वाटर स्कीम हम लोग देखते हैं स्पेसिफिकली जो हमारे जो लोअर एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है वो पानी की समस्या रहती है। तो अभी सरकार के द्वारा जो भी एक स्कीम कंप्लीट की जा चुकी है, जहाँ पे 135 लीटर पर कैपिटा पर डे, यानी कि हर एक इंसान को जो है वो कंप्लीट की नहीं जा चुकी है, कंप्लीट जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी, जहाँ पे 135 लीटर पर कैपिटा हर एक इंसान को 135 लीटर पानी जो रोज़ मुहैया करवाया जाएगा। और ये जगहों का नाम है ज्वाड़ी, हमीरपुर, बैजनाथ, पपरोड़ा, और उसके साथ साथ जो वो आपका आ जाएगा नीर चौक, क्लियर।
इसके साथ साथ बाकी जो है वो एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन है डन, कि किस तरीके से जो वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा रिपेयर किया जा रहा है, कितना किलोमीटर का जो रोड है उसको और ज़्यादा बेटर किया गया, क्लियर। हिमाचल प्रदेश माइंस एंड मिनरल्स पॉलिसी विल बी इंट्रोड्यूस, अब उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। स्टार्टअप पॉलिसी अभी आएगी तो देख लेंगे, इसको भी पढ़ लेंगे, क्लियर। तो ये 3 पॉलिसीज़ हैं इनके बारे में, इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी, हिमाचल प्रदेश माइंस एंड मिनरल्स पॉलिसी 2024। तो बजट में कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इनकी नहीं दी गई है। जैसे ये पॉलिसीज़ जो वो पहुंचेंगी हमारे पास भी, तो हम लोग इन पॉलिसीज़ को अलग अलग करके पिक करेंगे, क्योंकि ये नई पॉलिसीज़ है और हिमाचल प्रदेश के सरकार के द्वारा जो वो इनको लॉन्च किया गया है, क्लियर। बाकी ये रोड्स ही हैं, फिल्म इंस्टीट्यूट कब बनेगा, रोड्स जो है वो शीतलपुर से लेके जगात खाना तक बन रहे हैं, क्लियर, जगात खाना तक बन रहे हैं, वो कब कब बन रहे हैं, तो इनके बारे में जो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, दैट इज़ योर ड्रग्स के लिए, ड्रग मिनेंस। तो आप लोगों के लिए वैसे भी इन जनरल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है ये, ठीक है जी। ड्रग फ्री हिमाचल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर जो हम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान जो है वो अपना केंद्रित करना है, क्लियर। जहाँ पे ड्रग से रिलेटेड जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स उनकी कंस्ट्रक्शन की जा रही है, और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स के ऊपर जो वो ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, स्पोर्ट्स जो है उसको ज़्यादा पुश किया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग कि कंडा घाट के अंदर जो वो मॉडल ड्रग प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है उसको डेवलप किया जाएगा। इसके साथ साथ देखिए अब बाकी है इंडोर स्टेडियम कहाँ कहाँ बन रहे हैं, ठीक है। इनको थोड़ा सा स्विमिंग पूल कहाँ पे बन रहा है मल्टीपर्पज़, ठीक है। तो ये जानकारी जो वो दी गई है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो और न्यूज़ हमें देखने को मिली हैं उनके बारे में आप लोग यहाँ पे ध्यान केंद्रित कर लेना, जहाँ पे बेसिकली जो प्राइज़ मनी है उनकी बात की गई है, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ओलंपिक में मेडल लेके जाता है, गोल्ड मेडल लेके आता है तो उसको कितना पैसा दिया जाएगा, ब्रॉन्ज मेडल लेके आता है तो कितना जाएगा, सिल्वर लेके आता है तो कितना लिया जाएगा, क्लियर। तो मान लीजिए अगर ओलंपिक गेम्स में कोई मेडल लेके आता है तो 5 करोड़ जो वो गोल्ड के लिए दिया जाएगा उसको, 3 करोड़ सिल्वर के लिए दिया जाएगा और 2 करोड़ जो है वो उसको ब्रॉन्ज के लिए दिया जाएगा। तो इसी तरह से एशियन गेम्स का अलग है, कॉमनवेल्थ गेम जो है वो उसका अलग है। तो इस तरह से कितना कितना पैसा, कितना डाइट मनी सरकार जो है वो रिलीज़ करेगी फॉर द स्पोर्ट्समैन, वो जो है आप लोगों के यहाँ पे देखने को मिले, ताकि लल्लो जो हमारे यहाँ के यूथ है वो स्पोर्ट्स के ऊपर जो अपने आप को ज़्यादा पुश करे रेदर देन ड्रग्स, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम पे हिमाचल प्रदेश के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि जो ड्रग्स रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा राइज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं, क्लियर। अब देखिए ये बेसिकली बहुत ज़्यादा फैक्ट्स है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा तवज्जो मैं दे नहीं रहा हूँ, लेकिन अगेन फिर भी आप जो है वो एक बार इसको ज़रूर रीड करिएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को, इतने ज़्यादा फैक्ट्स को पढ़ना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, उसके साथ साथ जो वो इलीगल माइनिंग को कैसे ख़त्म किया जाएगा, तो सीसीटीवी जो उनको इंस्टॉल किया गया है, और क्लियर। उसके साथ साथ जो है वो प्रॉस्परस एंड इंक्लूसिव हिमाचल, जहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन हमें हिमाचल प्रदेश के अंदर अलग अलग ग्राउंड्स के ऊपर जो वो देखने को मिलती है, स्पेसिफिकली वुमेन एंड चाइल्ड की अगर हम लोग बात करेंगे, क्लियर, या वीकर सेक्शंस की बात करेंगे, तो उनके लिए कौन कौन सी स्कीम्स जो है वो लॉन्च की गई हैं। बाकी जो नई स्कीम्स हैं उनको मैं पहले ही ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, जहाँ पे मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना है, मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना है, क्लियर। इसके साथ साथ जो वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा कंडाघाट के अंदर फॉर दिव्यांग्स, जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं। साथ में टोटल जो पैसा वेलफेयर के लिए सैंक्शन किया गया है, दैट इज़, ये याद रख लेना, टोटल मनी जो सैंक्शन किया गया है दैट इज़ 2457 करोड़ रुपीज़, क्लियर। और ये दोनों स्कीम जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डन, ये भी हमने अभी कर लिया। तो ये सारे के सारी जो स्कीम्स है, वाल्मीकि कामगार आवास योजना ये भी कर ली। तो जो भी सोशल स्कीम्स जो सरकार के द्वारा लॉन्च की गई हैं उनको हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। तो जो ज़्यादा रेलिवेंट चीज़ें थी वो हम लोग पहले ही लेके आगे हुए हैं, क्लियर। बाकी ये थोड़ा सा ये एक बार जो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा सब कुछ, क्लियर। ये देखिए जो वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, पैरा वर्कर्स, मनरेगा वर्कर्स एंड अदर्स, तो यहाँ पे जो वेजेस किस किस को कितनी दी जा रही है, कितनी कितनी दिहाड़ी जो है वो दी जा रही है, उसके बारे में जो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे जो डेली वेजर अर्नर्स हैं, पहले 375 रुपये की दिहाड़ी फिक्स थी, अब जो है जैसे एक मिनिमम वेज एक्ट होता है जहाँ पे सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिफाई करती है कि किसको कितना पैसा दिया जाएगा, क्लियर। तो पहले जो पैसा दिया जाता था वो 375 रुपये था, अब उसको बढ़ा के जो है वो 400 रुपया जो है वो कर दिया गया है। जो आउटसोर्स वर्कर्स होंगे 1200 रुपया कम से कम जो है उनको दिया जाएगा। जो पंचायत वेटनरी असिस्टेंट होगा उसको 7500 रुपये जो है वो दिया जाएगा। आंगनबाड़ी वर्कर जो है वो उनको 10,000 रुपये दिया जाएगा। मिनी आंगनबाड़ी वर्कर को 7,000, आंगनबाड़ी सहायिका को 5500। तो ये सारे का सारा जानकारी जो है आप लोग एक बार देख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग बात करेंगे जिला परिषद का जो चेयरमैन है उसको 4,000, वाइस चेयरमैन को 3,000,
जिला परिषद का जो मेंबर होगा उसको 1300 रुपया, पंचायत समिति का जो चेयरमैन होगा उसको 1900 रुपया। तो ये छोटी सी जानकारी भी है कि हमारे यहाँ पे जो अलग अलग पंचायत हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए कितना, या उनसे रिलेटेड जो लोग हैं, जो भी हमारे मेंबर्स रहते हैं, चेयरमैन हैं व डिप्टी चेयरमैन हैं, उनको कितना कितना पैसा जो वो सरकार के द्वारा सैंक्शन किया गया है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो मिनिमम वेज कितनी डिसाइड की गई है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। और इसके साथ साथ जो है वो कुछ और मिसलीनियस फैक्ट्स जो वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्लियर? जहाँ पे फ्री फाइटिंग यूनिट है निरमंड, कुनिहार, ठीक है जी, उपदेश कोटखाई, छोटा बंगाल, आपका चौहार वैली ऑफ कांगड़ा, वहाँ पे जो वो इस्टेब्लिश किए गए हैं। जो एमएलए प्रायोरिटी स्कीम है उसको पहले एमएलए इसको जो है वो 175 करोड़ रुपया वो जो है वो सैंक्शन हो सकता था, मिल सकता था, अब जो उसको बढ़ा के 195 करोड़ कर दिया गया है। जो एमएलए डिस्क्रिशनरी ग्रांट है, जहाँ पे एमएलए अपनी मर्जी से किसी को कुछ भी पैसा दे सकते थे, वो 13 लाख से बढ़ा के जो वो 14 लाख पर कॉन्स्टिट्यूंसी कर दी गई है। और विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना जो है वो पहले 2 करोड़ दी जाती थी। क्लियर? अब जो अब जो है उसकी संख्या जो वो टोटल बढ़ा के जो वो 2 करोड़ 20 लाख रुपया जो वो कर दी गई है। क्लियर? और 2024-25 में 100,000 करोड़ विल बी स्पेंट ऑन वर्क्स विच आर नियर कंप्लीशन। ये कोई बड़ी ज़्यादा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्लियर? तो ये जो डाटा है ये हम लोगों को बजट से रिलेटेड देखने को मिलता है, जो अलग अलग 10 थीम्स में डिवाइडेड था, 10 थीम्स के अंदर जो वो विभाजित था। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए एक बार पूरे का पूरा बजट किस तरीके, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पहलूज है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। बाकी इस डॉक्यूमेंट को जो आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ देखिए मेन बात क्या है, जहाँ आपको डाटा देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आपको लोकेशन देखने को मिल रही है, क्लियर, बस उसको थोड़ा सा आप लोगों ने ज़्यादा तवज्जो देनी है। बाकी चीज़ें जनरल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि स्पीच में बड़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये सारी की सारी जानकारी जो आप सब लोगों के पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ एंड में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है, ठीक है, वो सारा पंचायती राज के लिए कितना पैसा है, म्यूनिसिपैलिटी के लिए कितना पैसा है, इसको पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, कोई बड़ा ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, इसको अलग कर दिया गया है। रोड एंड ब्रिजेस है, ठीक है, जल शक्ति विभाग को कितना पैसा दिया गया है ये पढ़ लेने के बाद 3,365 करोड़ रुपया जो वो सैंक्शन किया गया है। क्लियर? तो ये पूरे का पूरा जो है वो हमारा बजट है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो बची हुई जानकारी थी जो ऊपर नहीं थी उसको जो है वो एंड में हमारे द्वारा शेयर कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा हिमाचल प्रदेश का बजट, इसको एक बार आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, आई थिंक काफ़ी 20-25 पेजेस के आसपास, 25 के आसपास पेजेस का जो वो एक डॉक्यूमेंट है। क्लियर? 20 पेजेस के आसपास का डॉक्यूमेंट, 20 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है। तो इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। 3-4 बार अगर आप पढ़ोगे तो धीरे धीरे चीज़ें जो आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। क्लियर? तो ये था आज का हमारा सेशन। सर्वे के ऊपर जो वो जल्दी हम लोग वीडियो लेके आएंगे, तो वहाँ पे हम उसको एक बार डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।